हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बट आज हम लोग सॉलिड स्टेट को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, उस अवस्था को। ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ परमाणु की त्रिज्या आर और इकाई शेल के किनारों की लंबाई ए के बीच में क्या संबंध होता है। प्लस में हम लोग बेटा इसके आगे के कुछ टर्म्स और भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे परमाणु की त्रिज्या आर और किनारों की लंबाई ए के बीच में संबंध क्या होता है बेटा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे बेटा किसमें, सरल इकाई शेल में। सरल इकाई शेल क्या होता है बेटा, जिसमें जो अवयवी कण होंगे वो कहाँ होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ कोनों पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, सबको पता है। ऐसा इकाई शेल जिसमें क्या होता है, अवयवी कण कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ कोने पे प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सरल इकाई शेल बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो सरल इकाई शेल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है ना। इसमें आपको दिखेगा कि ये जो चार पार्टिकल्स है, ये जो चार अवयवी कण है बेटा, जो हम लोग ऊपर वाले ये वाला जो हम लोग का फलक है उसको देखें तो ये चारों एक दूसरे को क्या होते हैं बेटा, टच करते हुए रखे रहते हैं ना। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, एक दूसरे को कैसा होता है, टच करते हुए रखे रहते हैं। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर वाला जो फलक है बेटा उसको अगर ठीक तरीके से बनाऊं तो ऐसा कुछ रहेगा। एक यहाँ पे होगा बेटा अवयवी कण, दूसरा इधर होगा, तीसरा हम लोगों के पास इधर है, चौथा इधर है, ऐसे एक दूसरे को टच करते हुए रखे रहते हैं। ठीक है ना, एक दो तीन और हम लोगों के पास में चार हो गया। ऐसे ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए रखे रहते हैं। ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का बेटा दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है आप लोग बोलेंगे ए। ठीक है। ये क्या है बेटा, एक आर है, ये दूसरा आर है, तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा एक इसके इक्वल होगा बेटा टू आर के इक्वल। तो सबसे आसान सा रिलेशन होता है सरल इकाई शेल में, एक इसके इक्वल है बेटा टू आर के इक्वल है ना। किनारों की लंबाई ए जो है और त्रिज्या का बेटा रिलेशन क्या है, ए इक्वल टू टू आर होता है। ठीक है। शायद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सबसे आसान सा रिलेशन है ये। इसके आगे हम लोग चलते हैं बेटा फलक केंद्रित इकाई शेल की तरफ। ठीक है ना। बेटा फलक केंद्रित इकाई शेल में क्या होता है, जो अवयवी कण होंगे वो कोने पे होंगे और कोने कोने के साथ साथ में क्या होता है, फलक के केंद्र पे भी होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला अगर फलक हम लोग देखें तो चारों कोनों पे और फलक के केंद्र पे ऐसा कुछ रहता है। ठीक है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएगी कि जो पार्टिकल किनारे पे कोने पे हैं वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करते बेटा। ठीक है ना, वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। जो पार्टिकल जो बेटा अवयवी कण कहाँ पे है, जो फलक के केंद्र पे है, वो उन चारों को टच करता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को ना। यहाँ पे भी ऐसा नजर आ रहा होगा कि ये पार्टिकल्स आपस में टच नहीं कर रहे बेटा, देखो ना, जो किनारे वाले कोने वाले पार्टिकल है वो टच नहीं कर रहे हैं। इन चारों को बेटा कौन टच कर रहे हैं, जो बीच में पार्टिकल रखा हुआ है, जो हम लोग बोल रहे हैं फलक का केंद्र है, वो टच कर रहा है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको थोड़ा ठीक से मैं लिख लेता हूँ, आप लोग को इसको मैं सरल तरीके से बना के दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ रहेगा बेटा, देखो ऐसा कुछ रहेगा, एक एक अवयवी कण हम लोगों के पास में यहाँ पे है और उसको चार जो अवयवी कण है बेटा वो ऐसे करके रखे रहते हैं, एक फलक ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है ना। एक फलक आप लोग अगर ऊपर वाला बनाएंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये बेटा दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, अब बोलेंगे ए है। ये वाला दूरी क्या है, अब बोलेंगे ये भी ए है। तो तुमसे पूछो ये वाला दूरी क्या होगा, तो अब बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ए है, ये वाला पॉइंट बी है और इधर हम लोगों के पास सी है। ट्रायंगल एबीसी में आप लोग बोल सकते हो बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी आप लोग बोल सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा दिए बेटा इसमें। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हमें क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, ए सी स्क्वायर है। ठीक है ना। तो ए बी कितने हम लोगों के पास में, ए है बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए सी स्क्वायर। तो बेटा ए सी कितना आ जाएगा, यहाँ से ए सी जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा रूट टू ए। ठीक है ना। अब ए सी को आप लोग देखेंगे बेटा, तो ये आर है यहाँ पे, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है ना। ए सी किसके इक्वल होगा बेटा, फोर आर के इक्वल। यहाँ से ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए आ जाएगा टू रूट टू आर। ठीक है। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ गया, टू रूट टू आर के इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा फलक केंद्रित में जो त्रिज्या होता है और किनारों के बीच की लंबाई होती है ए, उसका रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, टू रूट टू आर के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ए इज इक्वल टू क्या होता है, टू रूट टू आर। ठीक है बेटा।
फलक केंद्रित का आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने कैसे निकाला, ठीक है। अभी हम लोग बातें करेंगे बेटा किसकी, अंतः केंद्रित की ना। अगर तुम लोगों के पास में एक अंतः केंद्रित इकाई शेल है, तो अंतः केंद्रित इकाई शेल में हम लोगों के पास किनारों की लंबाई और जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या के बीच का क्या संबंध होता है उसको हम निकालने का कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। देखो आप अगर इस इकाई शेल को ठीक से देखें तो आपको एक बात नजर आएगी कि जो हम लोगों के पास में अवयवी कण किनारों पे हैं वो आपस में टच नहीं करते हैं। कोई भी किनारे वाला अवयवी कण आपस में टच नहीं करेगा, ठीक है ना। 8 हम लोगों के पास में किनारे पे अवयवी कण होते हैं वो आपस में टच नहीं करते। ये सारे के सारे अवयवी कण किसको टच करते हैं बेटा, ये सारे के सारे अवयवी कण जो बीच में रखा हुआ पार्टिकल है, जो अंतः केंद्र में रखा हुआ है उसको टच करते हैं। आपको यहाँ से ये चीजें नजर आ रही होगी, ये वाले डायग्राम से आप देखिए, ठीक है ना। जो बिल्कुल मैंने कहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल तुम्हारे राइट साइड में जो रखा हुआ है उससे देखिए आप लोग, तो आपको देखिएगा जो पार्टिकल बीच में रखा हुआ है, जो बड़ा सा पार्टिकल है पूरा का पूरा एक पार्टिकल है अंतः केंद्र में जो है, और जो किनारे वाले पार्टिकल्स है वो क्या है बेटा, उसके दूर दूर रखे हुए हैं ना, आपस में टच नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ से भी रिलेशन नजर में आ रहा होगा, ठीक है ना, ये आपस में टच नहीं करते, ठीक है। चलो अभी इसको थोड़ा ठीक से देखिए बेटा। मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये वाली दूरी क्या है, बोलेंगे ये दूरी क्या है बेटा, ये क्या है, ए है ना। आप बोलेंगे ये क्या है, ए है। अच्छा ये वाला दूरी क्या होगा, आप लोग बोलेंगे ये भी ए है, ठीक है ना। आपसे पूछे ये वाला एंगल कितने का, ये वाला कोण कितने का, आप बोलेंगे 90 का। तो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे ना। पाइथागोरस लगा के आप लोग ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप ये वाला दूरी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये वाला दूरी आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये वाला दूरी आपको कितना मिलेगा बेटा, आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोगों के पास में क्या है, ए है। एक सेकंड बेटा, ये वाला पॉइंट क्या हम लोगों के पास में ए है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या हम लोगों के पास में बेटा, इधर ये बी है, और ये हम लोगों के पास में सी है, ठीक है ना। ट्रेंगल एबीसी में हम लोग क्या रिलेशन निकालेंगे बेटा, आपसे पूछो ट्रेंगल एबीसी में क्या होगा, ट्रेंगल एबीसी। अब बोलेंगे ट्रेंगल एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा ना। क्या होगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। तो बेटा ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है हम लोगों के पास में, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर। तो जो ए सी आ जाएगा वो आ जाएगा रूट 2a, या 2a स्क्वायर बोल दो। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर, या फिर यहाँ से जो ए सी आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ए सी जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा रूट 2 है ना। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ए सी कितना आ गया, रूट 2 आ गया। चलो वेरी गुड ना। अभी सोचो कि अब हम लोग एक और बात करते हैं बेटा, मुझे ये वाले ट्रेंगल में बताइए ए सी, ये वाला पॉइंट ये वाला ट्रेंगल में क्या रिलेशन होगा। ये भी तो बेटा एंगल 90 का होगा, ठीक है ना। ये वाले ट्रेंगल में देखिए, और बेटा यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल कितना है, यहाँ पे भी एंगल कितने का है, 90 का ही है ना। बीच में जो एंगल है वो कितने का है, वो 90 का है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, है ना। मैं ये वाले पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। मैं तुमसे पूछूं बेटा ट्रेंगल ए सी डी में बताइए मुझे, कौन से वाले में, ट्रेंगल ए सी डी, ठीक है ना। आप मुझे बताइए ट्रेंगल ए सी डी में क्या क्या होगा, ठीक है। तो ट्रेंगल ए सी डी में क्या बोलेंगे आप लोग, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेटा क्या होगा, ए डी स्क्वायर ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो बेटा ट्रेंगल ए सी डी में जो हम लोगों के पास ट्रेंगल ए सी डी है उसमें क्या होगा बेटा, उसमें होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना होगा बेटा, ए सी स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, तुम लोग लग सकते हैं बेटा 2a स्क्वायर, ठीक है। प्लस सी डी स्क्वायर कैसा होगा बेटा, सी डी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो बेटा ए डी यहाँ से निकल के आ जाएगा रूट 3 है। ए डी कितना निकल के आ गया यहाँ से, रूट 3 निकल के आ गया, ठीक है ना बेटा। और आपको ये पता है कि ये वाला पार्टिकल जो है ये वाले पार्टिकल को टच करता है बीच में जो है उसको, और ये वाला पार्टिकल जो होगा ऊपर वाले को टच करेगा ना। ऐसे करके तीनों पार्टिकल एक लाइन में टच कर रहे हैं ना। समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ए वाला पार्टिकल वो बीच वाले को टच करेगा और वो टच करेगा डी वाले को, ठीक है ना। वो वाला किसको टच करता है बेटा, डी वाले को टच करता है। अब ऐसा देख सकते हैं इसको,
अब ऐसा समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल बीच में रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, वो ये वाले पार्टिकल को टच करता है और ये वाले पार्टिकल को भी टच करता है, कुछ ऐसे। ये पॉइंट क्या है हमारे पास में, ए है, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास में, डी था। ये आर होगा बेटा, ये आर, ये वाला आर प्लस ये वाला आर, तो बेटा 4r हो गया। 4r इज इक्वल टू कितना होगा, √3 है। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 4/√3r होता है। ठीक है, तो आपको तीनों के बीच में रिलेशन पता चल गया है। सबसे पहला किसके बीच का रिलेशन निकाले हम लोग बेटा, सबसे पहले हम लोग रिलेशन निकाले थे सरल में, सरल इकाई शैल में। फिर हम लोग निकाले हैं बेटा किसमें, फलक केंद्रित में, फिर निकाले अंतः केंद्रित में। ठीक है ना, आपको ये रिलेशन याद रखना है। ए इज इक्वल टू 4/√3r होता है कैसे बेटा, अंतः केंद्रित में। मैं सारे लिख देता हूँ बेटा, आप लोग डायरेक्टली याद रखिए। ए इज इक्वल टू कितना होता है, 2r, सरल इकाई शैल में। ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2r होगा सरल में। ठीक है ना। दूसरा हम लोगों के पास में क्या था बेटा, ए इज इक्वल टू कितना निकल के आया था, ए इज इक्वल टू निकल के आया था 2√2r, फलक केंद्रित में। ठीक है ना, ए इज इक्वल टू √2r कितना कहाँ पे निकल के आया बेटा, फलक केंद्रित में निकल के आया। एक और रिलेशन को निकाले हैं बेटा, ए इज इक्वल टू कितना होगा, 4/√3r। 4/√3r कब निकल के आया, अंतः केंद्रित। ठीक है ना। ये तीन रिलेशन याद रखिएगा, क्योंकि क्यूबिक में तुम लोगों को तीन तरीके का यूनिट सेल मिलता है, सरल मिलता है, फलक केंद्रित मिलता है, और अंतः केंद्रित मिलता है। ठीक है बेटा, इसके आगे हम लोग चलते हैं। बट इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले तुम्हारे साथ में, दैट इज जालक में संकुलन क्षमता एवं रिक्तांश की गणना। ठीक है ना, संकुलन अंश कितना होता है, रिक्तांश कितना होता है बेटा, उसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि जब हम लोग बेटा अवयवी कणों को रखते हैं ना किसी भी यूनिट सेल में, अवयवी कण कैसा होगा, एक अवयवी कण ऐसा कुछ तुम्हारे पास में है ना, मान चलो 4 को तुमने रखा। ठीक है ना, जब 4 को आप ऐसे रखेंगे तो आपको कुछ खाली जगह भी दिखेगी जो बीच में है ना, कुछ खाली जगह है बेटा। तो बेटा कुछ जगह कैसा होता है, खाली रह जाते हैं, और कुछ जगह होता है भरा हुआ। ठीक है ना, तो ये हम लोगों के पास में रिक्त स्थान भी बचता है। बड़ा रिक्त स्थान का अंश कितना है वो निकालेंगे हम लोग, और जो भरा हुआ स्थान है बेटा, ठीक है ना, जो घेरा गया है किसके द्वारा, अवयवी द्वारा, उसका बेटा अंश ही हम लोग निकालेंगे। तो बेटा उसकी संकुलन क्षमता क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं। संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है, कितना परसेंटेज स्थान घेरा गया है, मतलब जो कुछ जगह खाली है कुछ जगह भरा हुआ है, तो कितना परसेंटेज बेटा जगह कैसा है, भरा हुआ कितना परसेंट है, उसको हम लोग निकालेंगे। और वो क्या होता है बेटा हम लोगों के पास में, वही होता है संकुलन क्षमता, भरे हुए जगह का परसेंटेज, कितना जगह ऑक्यूपाइड है, उस ऑक्यूपाइड स्पेस का परसेंटेज जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग संकुलन क्षमता बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, तो जालक में संकुलन क्षमता एवं रिक्तांश की गणना हम लोग बेटा करने वाले हैं। आपसे बोले संकुलन क्षमता क्या होता है, संकुलन अंश क्या होता है, पहले ये बताइए। तो संकुलन अंश होता है घेरा गया आयतन अपॉन कुल आयतन। बेटा घेरा गया आयतन को किससे हम लोग बेटा डिवाइड कर दिए, कुल आयतन से। ठीक है ना, संकुलन क्षमता क्या होगा, संकुलन अंश में कितने से इंटू कर लेंगे लोग, 100 से। संकुलन अंश में हम लोग कितने से इंटू कर लें बेटा, 100 से अगर इंटू कर लें तो वो बन जाता है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता होता है घेरा गया आयतन अपॉन कुल आयतन इंटू 100। घेरा गया आयतन डिवाइडेड बाई कुल आयतन इंटू 100 होता है। आपसे मुझे रिक्तांश कितना होगा बेटा, तो रिक्तांश होगा, रिक्तांश आप लोगों को निकालना होगा 1 माइनस संकुलन अंश। ठीक है ना, वो कितना निकल के आएगा, 1 माइनस संकुलन अंश निकल के आएगा। ठीक है बेटा, तो आपको अगर संकुलन अंश या संकुलन क्षमता निकालना है तो आपको पहले तो निकालना पड़ेगा घेरा गया आयतन क्या है और कुल आयतन क्या है, और इनटू हम लोग क्या करेंगे, 100 से करेंगे, जो भी करेंगे उसको उसके बेस से हम लोग इसको निकालेंगे बेटा। ठीक है, चलो तुम लोगों से पूछे बेटा कि हम लोगों के पास में मान के चलो जो भी इकाई शैल है, हम लोगों के पास इकाई शैल है, उसमें बेटा किनारों की लंबाई क्या होती है बताओ। किनारों की लंबाई क्या है बेटा, ए है। अगर किनारों की लंबाई क्या है, किसी भी इकाई शैल के किनारों की लंबाई ए है, ठीक है ना, तो उसका आयतन कितना होगा बेटा, किसी भी इकाई शैल का आयतन कितना होगा ये बताओ। अब बोलेंगे आयतन होगा ए क्यूब, क्योंकि क्यूब है हम लोगों के पास, घन है बेटा, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। मैं तुमसे पूछूं एक अवयवी कण का आयतन कितना होता है बेटा,
एक अवयवी कण का आयतन, तुम बोलोगे वो होगा 4/3 πr³ बेटा। एक अवयवी कण का आयतन कितना होता है? तो आप लोग बोलेंगे वो कितना होता है बेटा? 4/3 πr³, ठीक है ना। किसी भी इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितने होते हैं? तुमसे पूछे किसी भी इकाई सेल में कुल अवयवी कण कितना होता है, उसको मैं जेड से रिप्रेजेंट किया था, आपको याद होगा पीछे, है ना। ये जेड में निकाला भी था ना, आज से बोला था जेड कितना होता है, तुम लोगों ने निकाला, जेड निकल के आया था 1 किसमें बेटा? सरल इकाई शेल में। 2 निकल के आया था किसमें बेटा? अंतः केंद्रित में। 4 निकल के आया था किसमें? फलक केंद्रित में ना, याद करो। अगर आपको नहीं पता तो पीछे वाला लेक्चर जाके देखो ना, उसमें मैंने बताया है कैसे इसको निकालना है। तो Z1 किसमें होता है बेटा? Z1 होता है सरल इकाई शेल में। तो मैं कुल अवयवी कण को Z से रिप्रेजेंट किया था, ये Z क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुमसे पूछे कि कुल घेरा गया स्थान कितना होगा बेटा? कुल घेरा गया आयतन कितना होगा? तो बोलेंगे कुल घेरा गया आयतन जो होगा वो होगा कुल अवयवी कण इंटू एक अवयवी कण का आयतन, दैट इज जेड इंटू 4/3 πr³। ठीक है बेटा। अब देखो तुम्हें निकालना है बेटा क्या? तुम्हें निकालना है संकुलन अंश, ठीक है ना, संकुलन क्षमता। तो संकुलन अंश निकालने के लिए आपको घेरा हुआ आयतन चाहिए और कुल आयतन चाहिए, दो चीजें आपको चाहिए ना। क्या क्या चाहिए आपको बेटा? एक आपको चाहिए घेरा गया आयतन और दूसरा क्या चाहिए? कुल आयतन। ये दोनों चीजें मैं आपको निकाल चुका ना, कुल आयतन भी निकाल चुका और घेरा गया आयतन भी निकाल चुका। तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा? संकुलन अंश निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए आप लोगों को पता है कुल आयतन कितना है। कुल आयतन हम लोगों के पास में AQ। घेरा गया आयतन कितना है? जेड इंटू 4/3 πr³। ठीक है ना। तो संकुलन अंश कितना होगा? मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा संकुलन अंश कितना होगा, तो आप लोग मुझे बताएंगे सर संकुलन अंश होगा कुल घेरा गया आयतन जेड इंटू 4/3 πr³। ऐसे होगा ना, ठीक है ना। क्या होगा? जेड इंटू 4/3 πr³ अपॉन में क्या होगा बेटा? अपॉन में होगा AQ। ये हो गया संकुलन अंश, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या हो गया बेटा आप लोगों के लिए? संकुलन अंश हो गया, ठीक है। चलिए इसका आप लोग एडिटेड याद रखिएगा, संकुलन अंश का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग अगर निकालना चाहें संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता कितना होगा बेटा? बस हम लोगों को इसमें कितने से इंटू करना है? 100 से। जेड इंटू 4/3 πr³ अपॉन क्या होगा बेटा? AQ इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा आप लोगों के लिए? ये फॉर्मूला बन गया बेटा किसके लिए? संकुलन अंश निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग संकुलन अंश निकाल सकते हो, संकुलन क्षमता निकाल सकते हो, रिक्तांश भी निकाल सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है बेटा। अभी हम लोग एक एक करके कुछ यूनिट सेल में इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। मान के चलो तुम्हारे पास में एक जो इकाई सेल है वो कौन सा वाला है? सबसे पहले हम लोग बातें करें सरल इकाई सेल की। तुम्हारे पास में जो इकाई सेल है वो कौन सा वाला है बेटा? तुम्हारे पास में है सरल इकाई सेल, ठीक है ना। अगर तुम सरल इकाई सेल में निकालना चाहो सारी चीजें बेटा, तो सरल इकाई सेल में क्या होगा बेटा? सरल इकाई सेल में बताओ जेड कितना होता है? आप बोलेंगे जेड जो होता है वो होता है 1। एक इसके इक्वल होता है, वो होता है 2r के इक्वल, ठीक है बेटा। जिनको ये चीजें नहीं पता है उनको बता दूं, ए और आर का रिलेशन तो मैंने आज ही बताया आप लोगों को इसके जस्ट पहले। जिनको जेड नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे वाला लेक्चर देख के आइए, तो लेक्चर जो 2 है उसको आप देख के आइए। उससे मैंने बताया कि किसी भी इकाई सेल में कुल अणु कितना होता है, कुल हम लोगों के पास में अवयवी कण कितना होता है वो कैसे निकालते हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं, और किसी भी इकाई सेल की हम लोग बेटा उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। सरलतम सूत्र कैसे निकालते हैं वो वाली बातें पिछले वाले लेक्चर में करके आया हूँ, तो आप वहाँ से जाके ये सब चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लोग बातें करेंगे, अगर आप लोगों के पास में कोई भी सरल इकाई सेल है तो उसमें जेड कितना होता है? 1 होता है। एज इक्वल टू कितना होता है? 2r होता है, ठीक है बेटा। आपसे पूछे बेटा देखो एक बात और बता दूं मैं, जो संकुलन अंश होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में PF लिखूंगा उसके लिए, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना बेटा।
और संकुलन क्षमता को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पीई। क्या बोलते हैं इसको ना बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है वो मैं निकालूंगा, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है वो निकालूंगा, ठीक है ना बेटा। आपसे पूछे रिक्तांश क्या होते हैं बेटा, तो रिक्तांश को हम लोग बोलते हैं क्या? रिक्तांश को बोलते हैं हम लोग वॉइड फ्रैक्शन। तो इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? वीएफ लिखूंगा, ठीक है बेटा। तो शॉर्ट में मैं क्या लिखने वाला हूँ वो चीजें अब याद रखिएगा। रिक्तांश को मैं क्या लिखूंगा? वाइड फ्रैक्शन लिखूंगा, वीएफ। संकुलन क्षमता को पैकिंग एफिशिएंसी, पीई। और संकुलन अंश को मैं क्या लिखूंगा बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ, ठीक है बेटा। चलिए अभी हम लोग बातें करते हैं सरल इकाई शैल में ना। सरल इकाई शैल में जेड कितना है? 1 है, एज इक्वल टू 2 आ रहा है। आपसे पूछे पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, संकुलन अंश कितना होगा, आप बोलेंगे संकुलन अंश का फॉर्मूला क्या है बेटा? दैट इज जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो जेड कितना है इसमें आप लोगों के पास? 1 है, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए की जगह कितना रखेंगे बेटा आप लोग? 2r का क्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करके आपको कितना मिलेगा? 0.524। कितना मिलेगा? 0.524। बट अगर इतना तुम लोगों का सॉल्व करने के बाद में नहीं आता है तो एक बार फिर से सॉल्व करना, फिर भी नहीं आए तो फिर सॉल्व करना, फिर भी नहीं आए तो फिर भी एक बार सॉल्व करना। नहीं आ रहा है मतलब तुम लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, आएगा इतना ही बेटा, ठीक है ना। 0.524 ही आएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। आपसे पूछे पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा बेटा, तो बेटा क्या कर लेंगे हम लोग? पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? संकुलन क्षमता क्या होता है? वो होता है संकुलन अंश इंटू 100। वो कितना होगा? 0.524 इंटू हम लोग क्या कर लेंगे? 100, दैट इज 52.4%। कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 52.4%। क्लियर है। आपसे पूछो वाइड फ्रैक्शन कितना होगा, रिक्तांश कितना होगा बेटा? रिक्तांश क्या है? वाइड फ्रैक्शन। तो कितना होगा? 1 माइनस 0.524, ठीक है ना। कितना होगा वन बेटा? कितना होगा? 1 माइनस 0.524, दैट इज 0.476, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा? 0.476। तो आपको वाइड फ्रैक्शन कितना है वो मिल गया, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है वो मिल गया, पैकिंग एफिशिएंसी कितना है वो मिल गया, ठीक है बेटा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का यूनिट सेल की तरफ, बेटा अलग नेक्स्ट इकाई की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी हम लोग बातें करेंगे अभी किस में? अभी हम लोग बातें करेंगे आप लोगों के साथ में, अगर हम लोगों के पास में क्या है? अंत केंद्रित इकाई सेल है। अगर हम लोगों के पास में कौन सा वाला है बेटा? अंत केंद्रित इकाई सेल है, तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। अंत केंद्रित इकाई सेल में जेड कितना होता है आप लोग मुझे बताइए। अंत केंद्रित इकाई सेल में जेड कितना होता है? तो जेड होता है 2। एज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? 4/√3r। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100, ठीक है ना बेटा। जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100 होते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? दैट इज 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ए क्यू की जगह क्या रखोगे बेटा? 4/√3 आर का होल क्यूब इंटू 100। बेटा पैकिंग फ्रैक्शन निकाले तो 100 से इंटू करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। 100 से इंटू मत कीजिए यहाँ पे, ये लोग निकालेंगे तो ये आएगा 0.68। पैकिंग फ्रैक्शन मिल गया। आपसे मुझे वाइड फ्रैक्शन कितना होगा, आप बोलेंगे 1 माइनस 0.68। रिक्तांश कितना होगा आप लोग बता सकते हैं? 1 माइनस 0.68 होगा, दैट इज 0.32। कितना हो जाएगा? 0.32 हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछे कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, यानी हम लोगों के पास में बेटा संकुलन क्षमता कितना होगा, वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 0.68 इंटू 100, दैट इज 68%, ठीक है बेटा। तो इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो थोड़ा कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है बेटा, किससे? सरल इकाई सेल से ज़्यादा होती है, अंतः केंद्रित इकाई सेल की, ठीक है। अभी हम लोग बातें करेंगे किसकी? एक और तरीके का यूनिट सेल भी बचा हुआ है। कौन सा वाला बचा हुआ है बेटा? ये बचा हुआ है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित इकाई सेल में अगर आपको निकालना है बेटा, ठीक है ना।
अगर आपको क्या निकालना है, फलक केंद्रित इकाई सेल में निकालना है कि उसमें संकुलन क्षमता क्या होगी, कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है सर, फलक केंद्रित इकाई सेल का बेटा, फलक केंद्रित इकाई सेल में जेड कितना होता है 4, एज इक्वल टू कितना होता है 2√2r। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, अब तो याद हो चुका होगा बेटा, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100। ठीक है ना, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100 हम लोग बोल सकते हैं। तो जेड कितना है बेटा हम लोगों के पास 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू की जगह क्या रखूंगा बेटा मैं 2√2r का होल क्यूब इंटू 100। बेटा हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, फिर से वही मिस्टेक कर दिया, 100 से इंटू नहीं करना है, दैट इज 0.74। ठीक है ना, कितना निकल के आएगा बेटा, 100 से इंटू नहीं करेंगे, कितना निकल के आएगा ये सब, दैट इज 0.74 आप लोगों के पास में निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, अभी आपसे पूछे कि वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा, रिक्तांश कितना होगा, आप बोलेंगे 1 माइनस 0.74 दैट इज 0.26। कितना जाएगा, 1 माइनस 0.74 दैट इज 0.26। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। चलिए बेटा, इसके आगे नेक्स्ट हम लोगों के पास में क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब बेटा संकुलन क्षमता कितना होगा, तो आप बोलते हैं वो कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 है ना, संकुलन अंश इंटू 100 होता है, दैट इज 0.74 इंटू 100 कितना आ जाएगा 74%। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संकुलन क्षमता निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बहुत आसान सा काम था, बस आपको एक आसान तरीके से पढ़ने का ज़रूरत था। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हिंदी मीडियम का एक अच्छा लेवल का कंटेंट मिलने लगा है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, आप दोस्तों को भी, अपने दोस्तों को भी समझने में हेल्प कीजिए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट को लेके। थैंक यू वेरी मच।